नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए गणित का मॉक टेस्ट लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो बहुत ही ध्यान से आप लोग क्वेश्चन देखिए और प्रत्येक क्वेश्चन आप लोगों को साथ में समझाया भी जाएगा, तो ध्यान पूर्वक देखना। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कोई संख्या यदि दी हुई दो या दो से अधिक व्यंजकों को पूरा पूरा विभाजित करे तो उस व्यंजक को कहा जाता है। कोई संख्या यदि दी हुई दो या दो से अधिक व्यंजकों को पूरा पूरा विभाजित करे तो उस व्यंजक को कहा जाता है। तो इसका फटाफट आप लोग आंसर बताइए। देखिए, पहला ऑप्शन है अपवर्तक, दूसरा ऑप्शन है समापवर्तक, तीसरा ऑप्शन है समापवर्त और चौथा ऑप्शन है अपवर्त। तो देखिए, इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, समापवर्तक। समापवर्तक कोई संख्या यदि दी हुई दो या दो से अधिक व्यंजकों को पूरा पूरा विभाजित करे तो उस व्यंजक को क्या कहा जाता है? समापवर्तक कहा जाता है। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प की अभाज्य संख्याएं हैं? किस विकल्प की अभाज्य संख्याएं हैं? तो देखिए, अभाज्य का मतलब होता है जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटें। तो वह देखिए संख्याएं किस विकल्प में है। तो देखिए, पहला विकल्प है 2, 4, 6, दूसरा विकल्प है 3, 4, 6 और तीसरा विकल्प है 1, 2, 3, 4 और चौथा विकल्प है 1, 2, 3। तो देखिए, इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 1, 2, 3, क्योंकि देखिए इसमें जो है सभी में 4 संख्या आ रही है और 4 जो है संख्या भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। और साथ में अन्य भी संख्याएं हैं वो भाज्य हैं। तो इसलिए इसमें देखिए केवल द ऑप्शन एक ऐसा है जिसमें 1, 2 और 3 है और ये तीनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटती हैं। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 9, 12 और 18 का लाशा है। तो देखिए, इसमें आप लोगों को बताना है लाशा 9, 12 और 18 का। तो देखिए, पहला ऑप्शन है 45, दूसरा ऑप्शन है 36, तीसरा ऑप्शन है 9 और चौथा ऑप्शन है 27। तो देखिए, इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 36। देखिए, लाशा का मतलब ये होता है कि कौन सी ऐसी छोटी संख्या है जो 9, 12 और 18 के पहाड़े में सबसे पहले आती है। यही आपको यहाँ पर लाशा में ज्ञात करना है। लाशा का मतलब यही होता है कि जो संख्याएं दी हुई होती हैं तो उनकी टेबल में आपको देखना रहता है कि कौन सी ऐसी छोटी संख्या है जो इन सभी की टेबल में पड़ रही है। तो देखिए, 9 चौक 36 होता है, 12 तिहाई 36 होता है और 18 दूना 36 होता है। तो यहाँ पर 36 जो है वो क्या हो जाएगा? 9, 12 और 18 का लाशा हो जाएगा। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 के अपवर्तक हैं। 9 के अपवर्तक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है 9, 18, 27 और 36। फिर देखिए, दूसरा ऑप्शन है 3, 6, 9 और 12 और फिर देखिए तीसरा ऑप्शन है 1, 3, 6 और 9 और फिर चौथा ऑप्शन है 1, 9, 18, 27 और 36। तो देखिए, इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि यहां पर 9 के अपवर्तक हैं। अपवर्तक का मतलब विभाजक होता है। देखिए, जैसे अपवर्तक आए तो अपवर्तक का अर्थ आप लोग विभाजक से लगाइए। तो वह संख्याएं जिनसे 9 पूरा पूरा विभाजित हो जाए वह होते हैं अपवर्तक। तो यहां पर देखिए, किसी भी ऑप्शन में ऐसी संख्याएं नहीं दी गई हैं जिससे जो है 9 पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो इस प्रकार से जैसे यहां पर देखिए, इस ऑप्शन में जो है ये सही हो जाता, लेकिन यहां पर अगर 6 ना दिया होता तब। लेकिन यहां पर देखिए, 9 के अपवर्तक का मतलब ऐसी संख्याएं जो
9 को पूरा पूरा विभाजित कर दें, तो यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत है, या तो इसके ऑप्शन गलत है या तो क्वेश्चन गलत है, ये निश्चित आप लोग समझ लीजिए। देखिए पवन के क्वेश्चन है और इसमें भी काफी क्वेश्चन गलत मिल रहे हैं। कल के वीडियो में भी एक क्वेश्चन, कल नहीं आज जो है दोपहर का ही वीडियो है, और जो है उसमें एक क्वेश्चन गलत है कि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में कब आई, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई, तो देखिए उसमें 1600 ईस्वी है, और जो है किताब में जो है गलत उसमें ऑप्शन दिया है, और मैंने भी नहीं ध्यान दिया, तो इसलिए उसमें जो है गलत ऑप्शन टिक हो गया है। तो वहां पर आप लोग 1600 ईस्वी कर लीजिएगा। और फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 9 के अपवर्तक हैं कहा गया है, तो अपवर्तक का मतलब होता है विभाजक। तो देखिए यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें 9 के पूरे पूरे जो है विभाजक लिखे हों, तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन गलत है। और देखिए अपवर्तक का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्याएं जो दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दें। और अपवर्त का मतलब होता है कि जो संख्या दी हुई है वो जो है उससे कौन कौन सी संख्याएं कटती हैं, वो होती हैं क्या, अपवर्त। जैसे जो है 9 के अपवर्त क्या हो जाएंगे, 9 है, जैसे 18 है, 27 है, 36 है, ये सब क्या है, ये 9 के अपवर्त हैं। देखिए अपवर्त जो होते हैं वो अनंत होते हैं, उनकी संख्या निश्चित नहीं होती है, लेकिन जो अपवर्तक होते हैं वो निश्चित होते हैं, यानी कि किसी भी संख्या को कितनी संख्याएं काट सकती हैं ये निश्चित होता है। तो यहाँ पर देखिए अपवर्तक कहा गया है, तो अपवर्तक में यहाँ पर कोई संख्याएं नहीं है, इसलिए इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं, ये क्वेश्चन ही गलत है। या तो यहाँ पर ऑप्शन गलत रखे गए हैं या तो क्वेश्चन, दो में से एक चीज को गलत करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक है, देखिए क्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, ना तो भाज्य और ना अभाज्य संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर एक जो है वो क्या है आप लोगों को बताना है, तो इसका पहले आप लोग फटाफट आंसर बताइए, उसके बाद फिर हम बताते हैं। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना तो अभाज्य संख्या है। देखिए जो भाज्य संख्याएं हैं वह 4 से शुरू होती हैं, यानी कि सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वो 4 होती है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, वो 2 होती है। देखिए 2 सम संख्या है, यानी कि वो 2 से कट जाती है, लेकिन जो है 2 जो है वो अभाज्य संख्या भी है, क्योंकि 2 जो है स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटती है, इसलिए 2 जो है वो क्या है, अभाज्य संख्या भी है। लेकिन यहाँ पर जो है 1 की बात की जा रही, तो 1 ना तो भाज्य है और ना तो अभाज्य संख्या है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य केवल है एक। देखिए शून्य केवल है एक क्या है, पूर्णांक है, अपूर्णांक है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग फट से इसका आंसर बताइए। तो देखिए शून्य एक पूर्णांक संख्या है, शून्य एक पूर्णांक संख्या है, शून्य पूर्ण संख्या भी है और शून्य पूर्णांक भी है। देखिए पूर्ण संख्या और पूर्णांक में कुछ स्टूडेंट अंतर नहीं समझते हैं, मैंने अपने कई वीडियो में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लेकिन हो सकता है वो वीडियो स्टूडेंट ना देखे हों। तो जो स्टूडेंट वो वीडियो ना देखे हों तो आप लोग प्ले लिस्ट में जा करके और वहां से देख लीजिए, और यहाँ पर भी मैं आप लोगों को क्लियर किए दे रहा हूं। देखिए पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, तो देखिए पूर्ण संख्याएं वह होती हैं जो 0 से शुरू होकर के अनंत तक जाती हैं, वह पूर्ण संख्याएं कहलाते हैं। उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं। तो देखिए 1 से अनंत तक जितनी संख्याएं होती हैं यानी कि जो गिनने में प्रयुक्त होती हैं उन्हें जो है क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। देखिए 0 को गिनने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, यानी कि कोई भी वस्तु को अगर वो वस्तु निश्चित रूप में है उसको गिना जा सकता है तो उसके लिए आप 0 का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या की परिभाषा क्या हो जाएगी कि ऐसी संख्याएं जो गिनने में प्रयुक्त होती हैं उन्हें नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये आप परिभाषा में लिख सकते हो। देखिए
परिभाषा भी आ जाती है लिखने के लिए। तो इसको आप लोगों को समझ लेना अच्छी बात है। जब आप समझ लोगे तो आप अपने शब्दों में इसको लिख सकते हो, और नहीं तो एकदम सटीक परिभाषा आपको लिखने में दिक्कत हो सकती है। भले ही आप जानते हो कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, और आप जो है पूर्णांक क्या होते हैं जानते हो, लेकिन परिभाषा लिखने के लिए आ जाता है तो फिर शब्द नहीं मिलते हैं कि हम कौन से शब्द इसमें लिख दें, हम क्या सेंटेंस बना के लिख दें, ये नहीं पता रहता है। तो जब तक आप परिभाषा याद नहीं करोगे, समझोगे नहीं अच्छे से, तब तक लिख नहीं पाओगे। तो देखिए प्राकृतिक संख्याओं की परिभाषा क्या हो जाएगी, जिन संख्याओं को गिनने में प्रयुक्त किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और पूर्णांक और पूर्ण संख्या, तो सबसे पहले देखिए नेचुरल नंबर हो गया यानी कि प्राकृतिक संख्या हो गया, फिर पूर्ण संख्या। जब प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर लिया जाता है या शामिल कर लिया जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं, यानी कि जीरो से लेकर के अनंत तक। देखिए नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या एक से लेकर के अनंत तक, और जैसे एक से लेकर के अनंत तक में जीरो जोड़ा गया तो वो क्या बन गई, पूर्ण संख्याएं बन गई, यानी कि जीरो से लेकर के अनंत तक पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब बात करते हैं पूर्णांक किसे कहते हैं। तो देखिए पूर्णांक की परिभाषा क्या हो जाएगी, सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। बहुत ही अच्छे से आप लोग समझ लेना, क्योंकि पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं एक नहीं होती हैं, ये भ्रम अपने मन से निकाल दीजिए। देखिए पूर्णांक का मतलब होता है कि सभी पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं, यानी कि जीरो से लेकर के अनंत तक संख्याएं और माइनस में भी संख्याएं सभी जो है क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। तो शून्य केवल एक है, क्या है, पूर्णांक है। यहां पर अपूर्णांक नहीं है, परिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं, क्या है, शून्य केवल एक क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे छोटा पूर्णांक है, सबसे छोटा पूर्णांक है। तो देखिए पहला ऑप्शन है शून्य, दूसरा ऑप्शन है एक, और तीसरा ऑप्शन है -1, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आप लोग फटाफट आंसर बताइए। तो देखिए सबसे छोटा पूर्णांक, देखिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात ही नहीं किया जा सकता। अभी आप लोगों को ऊपर हम परिभाषा बता चुके हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। और जब ऋणात्मक में सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं तो ऋणात्मक में हम कहां तक जाएंगे, यानी कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात ही नहीं की जा सकती है, क्योंकि जो है ऋणात्मक में भी हम जो है अनंत तक जाएंगे तो उसमें कोई संख्या लिखी नहीं जा सकती, यानी कि प्लस की तरफ और माइनस की तरफ दोनों तरफ पूर्णांक जो होते हैं वो अनंत तक होते हैं। तो यहां पर देखिए माइनस की तरफ छोटी संख्याएं होंगी, लेकिन सबसे छोटी हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि अनंत तक उसमें रहता है। तो इस प्रकार से यहां पर इनमें से कोई नहीं जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। देखिए बहुत ही ध्यान से आप लोग एक एक क्वेश्चन देखना, आप लोगों को ऐसे ही सारे क्वेश्चन रट जाएंगे। और बाकी अगर आप गणित में रटोगे तो गणित में रटने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जब तक आपको उसका लॉजिक नहीं पता होगा कि कैसे ये होता है तो आप रट करके जो है थोड़ी देर के बाद भूल जाओगे, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। और जब एकदम आपको क्लियर पता चल जाएगा हर चीज, तब आप क्वेश्चन कभी नहीं भूलोगे, वो आपको हमेशा याद रहेंगे। और देखिए यही सब क्वेश्चन जो है टेट और सुपर टेट में भी पूछ लिए जाते हैं, तो यही से ये सारी चीजें आप अगर क्लियर करते रहोगे तो आगे भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर होता है, क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर होता है। तो देखिए क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर हमेशा एक होता है, तो ये आप सबको पता है, तो इसको आप लोग क्लियर कर लीजिए। यहाँ पर जो बा ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर, यानी कि पहला पूर्णांक मान लीजिए एक है तो दूसरा क्या हो जाएगा, एक में एक जोड़ोगे तो दो हो जाएगा, तो दोनों का अंतर दो और एक का अंतर कितना आएगा, एक आएगा। तो इस प्रकार से इसका बा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी पूर्ण संख्या में से शून्य घटाने पर प्राप्त होती है। किसी पूर्ण संख्या में से शून्य घटाने पर प्राप्त होती है। तो देखिए पूर्ण संख्या 0 से लेकर के अनंत तक होती हैं और उसमें अगर शून्य को घटा दिया जाए किसी भी संख्या से तो क्या प्राप्त होता है, ये आप लोगों को बताना है। तो पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन वही संख्या और चौथा ऑप्शन है ऋणात्मक वही संख्या। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, वही संख्या, क्योंकि किसी भी संख्या या कह लीजिए किसी भी पूर्ण संख्या में से अगर शून्य को घटाओगे तो वही संख्या प्राप्त होती है। देखिए पूर्ण संख्या 0 है और 0 में भी 0 को अगर माइनस करोगे तो 0 ही आएगा और 1 में 0 को माइनस करोगे तो 1 आएगा, 2 में 0 को माइनस करोगे तो 2 आएगा, यानी कि स्वयं वही संख्या आएगी। तो जो है इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक का मतलब नेचुरल नंबर। अभी ऊपर आप लोगों को परिभाषा बता चुके हैं कि 1 से लेकर के अनंत तक जितनी भी संख्या होती हैं वह क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो यहां पर देखिए जिनको गिनने में प्रयोग किया जाता है, ये भी बताए थे कि जिनको गिनने में प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर देखिए गिनने में किसको प्रयोग किया जा सकता है, तो यहां पर देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 5। देखिए प्राकृतिक संख्या क्या है, 5 है। बाकी यहाँ पर जो भिन्न के रूप में दी हुई है वह क्या है, परिमेय संख्याएं हैं और जो रूट में दी हुई है संख्या ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, तो ये आ ऑप्शन आ जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋण पूर्णांक संख्या है। ऋण पूर्णांक संख्या है। तो देखिए पहला ऑप्शन है -3/5 और फिर दूसरा ऑप्शन है -5 और फिर तीसरा ऑप्शन है 0 और फिर चौथा ऑप्शन है -√7। तो देखिए आप लोगों को इसका फटाफट आंसर बताना है, बताइए तुरंत आंसर। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, -5। ऋण पूर्णांक संख्या कहा गया है। तो हमने बताया था कि पूर्णांक कौन सी संख्याएं होती हैं, 0 से लेकर के अनंत तक प्लस की तरफ और 0 से लेकर के अनंत तक माइनस की तरफ पूर्णांक संख्याएं होती हैं। यहाँ पर देखिए और 0 दिया हुआ है, तो 0 भी ऐसा नहीं है कि वो पूर्णांक नहीं है, 0 भी पूर्णांक है, लेकिन 0 जो है वो ना तो धन पूर्णांक है और ना तो ऋण पूर्णांक है। ये भी आप लोगों को याद रखना है और बीटीसी में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 0 क्या है, धन पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक है, धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक दोनों है या दोनों नहीं है, इस तरीके के ऑप्शन 4 दे दिए जाते हैं। तो 0 क्या है, ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है, लेकिन 0 एक पूर्णांक संख्या है। तो इस प्रकार से यहां पर हमको क्या बताना था कि ऋण पूर्णांक संख्या, तो ऋण पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगी, -5 हो जाएगी, यानी इसका बा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अभाज्य संख्या है। तो देखिए अभाज्य संख्या, सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। मैंने अभी इस वीडियो में पहले भी बता चुका हूं और जो है फिर आप लोग जान लीजिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो ऐसी संख्याएं जो स्वयं से और 1 से कटें और इसके अलावा किसी अन्य संख्या से न कटें, तो वह संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटें वह क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो यहां पर देखिए पहला ऑप्शन है 81 और 83, दूसरा ऑप्शन है 83 और 87 और तीसरा ऑप्शन है 81 और 89 और फिर देखिए चौथा ऑप्शन है 83 और 89। तुरंत आंसर बताइए आप लोग। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 83 और 89। देखिए बाकी सभी में संख्याएं कट रही हैं और जो संख्याएं किसी अन्य संख्या से कट जाएंगी तो वह क्या कहलाएंगी, वह भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो यहां पर देखिए 9 9 81, पहले ऑप्शन में 81 आ रहा है, तीसरे ऑप्शन में भी 81 आ रहा है जो कि 9 से कट रहा है। इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल गलत ही हैं। उसके बाद फिर बा ऑप्शन में देखिए 87 आ रहा है और 87 3 से काट के देखिए 3 दूना 6 और
3 9 27, तो 87 भी देखिए 29 से कट रहा और 3 से कट रहा। तो इस प्रकार से इसके 3 ऑप्शन गलत हैं और चौथा ऑप्शन जो है वो सही है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रश्न में 4 पद हैं, 4 पद न किसी रूप में एक से हैं। देखिए यहां पर ना नहीं होना चाहिए था, ना थोड़ा गलत लिखा हुआ, मिसप्रिंट है यहां पर। पुनः क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। इस प्रश्न में 4 पद हैं, 4 पद किसी रूप में एक से हैं और एक पद अन्य चारों से भिन्न है। अन्य से भिन्न पद की संख्या को उत्तर पत्र पर संगत प्रश्न के सम्मुख वृत्त से घेरिए। तो देखिए यहां पर जो है 3 जो हैं ऑप्शन, वो 3 ऑप्शन एक से हैं, यानी को किसी भी रूप में एक से हैं। वो आप लोगों को जानना है कि वो किस रूप में एक से हैं। और उसका जो चौथा ऑप्शन है, इसी में से कोई चौथा ऑप्शन है वो तीनों से भिन्न है, तो वो भिन्न वाला ऑप्शन आप लोगों को बताना है। तो यहां पर देखिए पहला ऑप्शन है 6 3 18 और दूसरा ऑप्शन है 7 5 35 और तीसरा ऑप्शन है 9 3 27 और चौथा ऑप्शन है 5 4 और 26। तुरंत आंसर बताइए आप लोग। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 5 4 और 26। अब आप लोग जान लीजिए कि कैसे ये जो है एक दूसरे से भिन्न है, यानी कि 3 ऑप्शन से कैसे ये भिन्न है। देखिए बाकी ऑप्शन जो है वो एक जैसे हैं। कैसे एक जैसे हैं देख लीजिए। यहां पर इसमें देखिए तो 6 3 18, यानी 6 और 3 का गुणा होगा तो 6 3 18 हो जाएगा। तो यहां पर 6 3 का गुणा करके 18 देखिए सबसे लास्ट में आ रहा है। फिर यहां पर इसमें देखिए 7 5 35 हो जाएगा, 7 5 और 35 लिखा हुआ है। यहां पर 9 3 27, यानी 9 और 3 का गुणा किया जाएगा 27 आ जाएगा। और यहां पर 5 चौक 20 होना चाहिए था, लेकिन 20 नहीं, यहां 26 है। तो इस प्रकार से जो द ऑप्शन है ये सबसे अलग है और यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए 4 पद हैं, 4 विकल्पों में से लुप्त पद को ज्ञात कीजिए तथा उसकी संख्या को सही प्रश्न संख्या के सामने उत्तर पत्रक पर लिखिए। दिए गए 4 पद हैं, 4 विकल्पों में से लुप्त पद को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहां पर देखिए 196 दिया हुआ है, 169 दिया हुआ है, 144 दिया हुआ है, 121 दिया हुआ है, 100 दिया है। अब 100 के बाद क्या आना चाहिए, कौन सी संख्या आनी चाहिए, वो हमको ज्ञात करना है। तो आप लोग फटाफट इसका आंसर बताइए। देखिए पहला ऑप्शन है 85, दूसरा ऑप्शन है 90, तीसरा ऑप्शन है 81 और चौथा ऑप्शन है 64। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 81। अब आप लोगों को जानना है कि ये कैसे सही हो जाएगा। देखिए साथ में अगर आप समझते चलोगे तो सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। बाकी सही ऑप्शन जानने से गणित में कोई मतलब नहीं है। अगर आपको उसका सॉल्यूशन नहीं आता है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है, यानी कि आप उसको फिर याद नहीं कर पाओगे, थोड़े दिन के बाद फिर भूल जाओगे। और जब उसका लॉजिक पता हो जाएगा कि कैसे ये हुआ है, तब आप जो है उसको तुरंत क्लियर कर लोगे और हमेशा के लिए वो याद रहेगा। तो यहां पर देखिए जो 196 है ये 14 का स्क्वायर है। देखिए 15 का लगभग 15 तक आप लोग स्क्वायर रट लीजिए, यानी कि सभी संख्याओं के लगभग में अगर इससे ज्यादा याद हो तो और अच्छी बात है। और जो है करीब 14 और 15 तक तो आपको स्क्वायर याद ही होने चाहिए। तो यहां पर देखिए जो है 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, जैसे 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 होता है, 13 का स्क्वायर क्या होता है 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो यहां पर देखिए 13 का स्क्वायर क्या है 169 है। उसके बाद फिर 12 का स्क्वायर 144 है, 11 का स्क्वायर 121 है, फिर 10 का स्क्वायर 100 है। तो यहां पर देखिए क्रम से यहां पर ये 14 का स्क्वायर हो गया, 13 का हो गया, 12 का हो गया, 11 का हो गया, ये 10 का हो गया। तो यहां पर किसका नंबर आएगा, यहां पर आएगा 9 का। तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 9 81। तो इस प्रकार से इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 माइनस 13 ब्रैकेट में है, फिर गुणे 3 और फिर है बराबर 18 गुणे 13 माइनस 13 गुणे
3 किस नियम पर आधारित है? तो देखिए इसका पहला ऑप्शन है गुणा का साहचर्य नियम, दूसरा ऑप्शन है गुणा का व्यवकलन का बंटन नियम, तीसरा ऑप्शन है व्यकलन पर गुणा का बंटन नियम, और फिर चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से किसी नियम पर नहीं। तो आप लोग इसका फटाफट आंसर बताइए। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, व्यवकलन पर गुणा का बंटन नियम। यहां पर देखिए घटाया गया है, व्यवकलन किया गया है और फिर इसका जो है गुणा किया गया है। तो इस प्रकार से ये व्यवकलन पर क्या हो जाएगा, गुणा का बंटन नियम हो जाएगा। तो इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी परमेय संख्या नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी परमेय संख्या नहीं है? तो देखिए 22/7 पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है 0.78, तीसरा ऑप्शन है पाई और चौथा ऑप्शन है 5/√36। तो इसका सही आंसर आप लोग फटाफट बताइए। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, पाई। देखिए पाई बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जो है सीधे से यही क्वेश्चन कर दिया जाता है कि पाई क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से जो है पाई को आप लोग हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए कि पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यहां पर कहा गया परिमेय संख्या नहीं है, तो परिमेय संख्या क्या नहीं है, पाई नहीं है। पाई क्या है, पाई अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। तो यहां पर इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। बाकी संख्याएं आप लोग जानते हो, जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जा सके उन्हें क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहां पर देखिए 22/7 है, पाई का मान है पाई का मान ही 22/7, लेकिन जो 22/7 है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है परिमेय संख्या, लेकिन जो पाई है उसको कहा जाता है अपरिमेय संख्या। तो ये हमेशा याद रखना, इसका जो मान होता है 22/7 वो एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से यहां पर देखिए बा ऑप्शन में 0.78 दिया है, यहां पर पॉइंट हटाओगे और नीचे हो जाएगा क्या, पॉइंट हटा के 1 लिखोगे, उसके बाद पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो नीचे जो है 2 जीरो बढ़ जाएंगे तो 78/100 हो जाएगा, और फिर जो है ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। और फिर देखिए यहां पर जो द ऑप्शन है, यहां पर 5/√36 दिया हुआ है। तो देखिए √36 का सबको पता है कि वर्गमूल निकल आएगा 36 का। 36 का वर्गमूल क्या होगा, 6 छाक 36, यानी कि 6 वर्गमूल हो जाएगा, तो 5/6 आ जाएगा, जो कि एक परिमेय संख्या है। क्योंकि अंडर रूट के अंदर जो संख्याएं होती हैं वह परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। लेकिन कौन सी परिमेय संख्या नहीं होती, जिनका रूट ना निकले और जिनका वर्गमूल निकल आएगा तो वह परिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहां पर 5/6 आ जाएगा, तो इस प्रकार से ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन पूर्णांक 4x + 5 के ठीक पूर्व का धन पूर्णांक होगा। तो देखिए ठीक पूर्व का धन पूर्णांक पूछा गया है, तो आप लोगों को पता होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन देखिए 5x + 5, फिर देखिए दूसरा ऑप्शन है 4x + 6, तीसरा ऑप्शन है 4 × x + 1 और +5, और फिर देखिए चौथा ऑप्शन 4x + 4। ठीक पूर्व का धन पूर्णांक पूछा गया, ध्यान रखना, फटाफट आंसर बताइए। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 4x + 4। देखिए कैसे आया, ये ठीक पूर्व का धन पूर्णांक कहा गया है, तो 1 घटाओगे तो 5 में से 1 घट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 4x + 4 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार से सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, धन पूर्णांक 2x + 3 के ठीक बाद का धन पूर्णांक होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है 3x + 5, दूसरा ऑप्शन है 2x + 4, तीसरा ऑप्शन है 2x + 2 + 3, और फिर चौथा ऑप्शन है 2x + 2। फटाफट आंसर आप लोग बताइए। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 2x + 4, क्योंकि ठीक बाद का धन पूर्णांक कहा गया है, तो ठीक बाद का धन पूर्णांक ज्ञात करने के लिए हम उसमें एक जोड़ देंगे और 2x + 3 में एक जोड़ेंगे तो 2x + 4 हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19,
एक और एक के बीच की कितनी परिमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। -1 और 1 के बीच की कितनी परिमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं? देखिए, पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है अनंत। फटाफट आंसर आप लोग बताइए। तो देखिए, इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, अनंत। देखिए, 1 और 1 के बीच की कितनी परिमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं? तो अनंत संख्याएं प्राप्त की जा सकती है। कोई भी संख्याएं ले लीजिए, अगर उनके बीच की परिमेय संख्याएं, कोई भी दो संख्याएं ले लीजिए और उनके बीच की संख्या अगर पूछी जाए तो हमेशा उनके बीच की परिमेय संख्याएं अनंत होती हैं। ये आप लोग क्लियर कर लीजिए। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन अभी आप लोगों को हम नहीं बताए हैं, तो मैं किसी दिन आप लोगों को इस पर भी वीडियो बना करके बता दूंगा कि जो है बीच की संख्याएं कैसे ज्ञात करें। तो देखिए, यहां पर थोड़ा बहुत आप लोगों को हिंट दिए दे रहा हूं। देखिए, जैसे -1 और 1 के बीच की परिमेय संख्याएं कहा गया, तो यहां पर -1 और 1 को जोड़ेंगे और जोड़ करके 2 से भाग करेंगे। यानी कि जिन दो संख्याओं को कहा जाए कि इनके बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, तो बीच की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? 2 से भाग करते हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे, तो इस प्रकार से जो है बीच की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो जैसे मान लीजिए यहां पर दो संख्याएं हैं, तो जब हम बीच की संख्या प्राप्त करेंगे तो एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, यानी कि हमको बीच की संख्या पता हो गई है। अब हम क्या करेंगे? अब इसके और इसके बीच की संख्या निकालेंगे। तो इसके और इसके बीच की जब संख्या निकालेंगे तो फिर दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे, तो यहां पर जो है इसके बीच की संख्या निकल आएगी। फिर यहां पर जो है इसको और इसको जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे, तो यहां पर इसके बीच की संख्या निकल आएगी। तो इस प्रकार से फिर जब इसको और इसको जोड़ेंगे तो फिर इनके बीच की संख्या निकल आएगी। तो इस प्रकार से आप चाहे जब तक ये काम करते रहो और नई संख्याएं आपको बीच की मिलती रहेंगी, तो इस प्रकार से इनकी गणना नहीं की जा सकती। यानी कि जो है दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं हमेशा अनंत होती हैं। ये पॉइंट आप लोग याद रखना, और किसी दिन आप लोगों को जो है निकालना भी बता देंगे कि बीच की परिमेय संख्या कैसे निकाली जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्या शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम होता है? क्या शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम होता है? तो इसका आप लोगों को सही आंसर देना है, तो आप लोग फटाफट इसका सही आंसर दीजिए। देखिए, पहला ऑप्शन है नहीं, दूसरा ऑप्शन है होता है, तीसरा ऑप्शन है निश्चित नहीं कहा जा सकता, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, नहीं। देखिए, शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब कि ऐसी संख्या होनी चाहिए जो दी हुई संख्या से गुणा करने पर उसका आंसर 1 आए। यानी कि मान लीजिए 1/2 है, तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 2/1 हो जाएगा। दोनों को काटने पर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो इस प्रकार से ये होता है गुणात्मक प्रतिलोम। लेकिन जब 0 दिया हुआ है यहां पर, 0 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो देखिए 0 का अगर 0 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो इस प्रकार से 0 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि त्रिभुज की भुजाएं ए, बी और सी हैं, तब त्रिभुज का अर्ध परिमाप होगा। अर्ध परिमाप आप लोगों को बताना है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है a + b + c, दूसरा ऑप्शन है a + b + c/2, और फिर तीसरा है a + b + c/3, और फिर चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो तुरंत आंसर बताइए आप लोग। तो देखिए, इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, a + b + c। देखिए, परिमाप का मतलब होता है जितने भी भुजाएं दी हुई हों उनका सबका योग। तो यहां पर त्रिभुज की बात की गई है, तो यहां पर देखिए त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो तीनों भुजाओं का योग होता है परिमाप। लेकिन कहा गया अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप का मतलब उसका आधा कर देंगे, तो a + b + c/2 हो जाएगा। तो इसका जो बा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 10 मीटर, 14 मीटर व 18 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल है। तो देखिए,
यहां पर भुजाओं के देखने से ये तो क्लियर हो गया कि देखिए जो भुजाएं तीन है तो इसका मतलब त्रिभुज है, और कहा भी गया क्वेश्चन में कि एक त्रिभुज की भुजाएं और जो है, लेकिन तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हैं, तो इसका ये मतलब है कि ये एक विषमबाहु त्रिभुज होगा। और विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाना है और हमको आंसर निकाल लेना है। तो सबसे पहले तो विषमबाहु त्रिभुज का फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, तो मैं फार्मूला आप लोगों को बता दे रहा हूं। देखिए इसका फार्मूला होता है अंडर रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। देखिए अंडर रूट के अंदर पहले एस रहेगा और उसके बाद फिर एक ब्रैकेट में एस माइनस ए, फिर एक ब्रैकेट में एस माइनस बी, फिर एक ब्रैकेट में एस माइनस सी, यानी कि जितनी भी संख्याएं हैं ये सब गुणे में रहेंगी। तो इस प्रकार से जो है ये हो जाएगा जो है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए फार्मूला हम लिखे भी दे रहे हैं। देखिए इस तरीके से रूट के अंदर होगा, ऐसे एस लिख लेंगे, फिर एस माइनस ए, यहां पर माइनस लगेगा, फिर एस माइनस बी, और फिर यहां पर ब्रैकेट में रहेगा एस माइनस सी। तो इस प्रकार से जो है रूट के अंदर ही सब कुछ रहेगा। तो इस प्रकार से जो है हम बहुत ही आसानी से त्रिभुज का या कह लीजिए विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको आप लोगों को हल करना पड़ेगा, तो इसका हल करके आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। फिलहाल यहां पर हम आप लोगों को करेक्ट आंसर बताए दे रहे हैं। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, देखिए 21 अंडर रूट 11, यानी कि इसका जो सा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 10 मीटर व 12 मीटर हैं, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल है। समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 10 मीटर व 12 मीटर हैं, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। यहां पर हम हिंट आप लोगों को दिए दे रहे हैं, आप लोग तुरंत इसका आंसर बताइए। देखिए समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे लंब। तो यहां पर देखिए समकोण बनाने वाली भुजाएं दी हुई हैं, तो इसमें एक को आधार और एक को लंब यानी कि ऊंचाई माना जा सकता है। तो यहां पर देखिए आप लोग फार्मूला लगाइए 1/2 आधार गुणे लंब और फटाफट इसका आंसर बताइए। तो देखिए पहला ऑप्शन है इसमें 60 वर्ग मीटर, दूसरा है 80 वर्ग मीटर, और तीसरा है 100 वर्ग मीटर, और चौथा है 120 वर्ग मीटर। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 60 वर्ग मीटर, क्योंकि देखिए 1/2 आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगी, तो 12 का 10 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, और 120 का 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आ ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सम चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल होगा। एक सम चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल होगा। यहां पर भी मैं आप लोगों को हिंट दिए दे रहा हूं। देखिए सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, देखिए 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो यहां पर देखिए विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर दी हुई है, तो यहां पर समचतुर्भुज के समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाइए 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल, और तुरंत आंसर बताइए। देखिए सारे फार्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए, तभी आप लोग कर पाओगे। देखिए यहां पर मैं हिंट दे देता हूं, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं। कहने का मतलब जब ये क्वेश्चन आ जाएगा और जो है अगर आपको फार्मूला नहीं पता होगा तो आप कर नहीं पाओगे, लेकिन मैं यहां पर इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि यहां पर अगर आपको फार्मूला नहीं पता होगा तो यहां पर तुरंत आंसर दे नहीं पाओगे, और इसको आप लोग आराम से बाद में हल करना। लेकिन यहां पर तुरंत आंसर बताने के लिए मैं हिंट दे देता हूं, तो इसलिए आप लोग अब ये फार्मूला लगाइए 1/2 विकर्णों का गुणनफल, और फटाफट इसका आंसर बताइए। तो देखिए पहला ऑप्शन है 100 वर्ग सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 200 वर्ग सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 300 वर्ग सेंटीमीटर, और चौथा ऑप्शन है 50 वर्ग सेंटीमीटर।
तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 100 वर्ग सेंटीमीटर। 100 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि देखिए विकर्णों का जब गुणनफल करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 20 दहम्मा 200 हो जाएगा, और 200 का जब आधा करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समांतर चतुर्भुज का आधार 12.8 सेंटीमीटर है, वह ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर है, तब क्षेत्रफल होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है इसका 22.4 से वर्ग सेंटीमीटर, फिर दूसरा ऑप्शन है 25.6 वर्ग सेंटीमीटर, और फिर देखिए तीसरा ऑप्शन है 7 वर्ग सेंटीमीटर, और फिर चौथा ऑप्शन है 44.8 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका भी आप लोग तुरंत आंसर बताइए। देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आधार गुणे ऊंचाई, और यहां पर आधार और ऊंचाई दी हुई है, तो यहां पर देखिए आधार गुणे ऊंचाई करिए और इसका तुरंत आंसर बताइए। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 44.8 वर्ग सेंटीमीटर। 44.8 वर्ग सेंटीमीटर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। तो देखिए ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, दूसरा ऑप्शन है 1/2 गुणे विकर्णों की लंबाई का गुणनफल, तीसरा है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, और चौथा है आधार गुणे ऊंचाई। तो फटाफट आप लोग सही आंसर का जवाब दीजिए। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक त्रिभुज में ए बी सी में एक देखिए मान दिया हुआ है 0,0 निर्देशांक दिए हुए हैं, फिर बी का दिया हुआ है मान 3,0 और फिर सी का दिया हुआ है 0,-8 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन है 24 मात्रक, दूसरा ऑप्शन है -24 मात्रक, तीसरा ऑप्शन है 12 मात्रक, और चौथा ऑप्शन है 48 मात्रक। तो इसका भी आप लोग जो है आंसर हल करके ही बता सकते हैं। तो इसका हल करके आंसर इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, और जो है देखिए इसका हम आप लोगों को सही आंसर बता दे रहे हैं। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सा, यानी कि इसका सा ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 28 नंबर, एक वर्ग का क्षेत्रफल 1000 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी भुजा होगी। एक वर्ग का क्षेत्रफल 1000 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी भुजा होगी। तो देखिए यहां पर वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाइए और फिर भुजा निकाल लीजिए। तो देखिए वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। तो यहां पर देखिए भुजा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1000, और फिर यहां पर जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहां पर रूट के अंदर 1000 हो जाएगा, और रूट के अंदर जब 1000 हो जाएगा तो रूट के अंदर हम लिख सकते हैं 100 गुणे 10, और जब 100 गुणे 10 लिखेंगे तब देखिए 100 को मतलब बाहर निकाल सकते हैं रूट के, यानी कि 100 का वर्गमूल निकाल सकते हैं, 10 आ जाएगा और रूट के अंदर जो है 10 बचेगा। तो इस प्रकार से देखिए इसको हल किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, 10√10, यानी कि इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आयत की संलग्न भुजाएं 12 सेंटीमीटर व एक आयत की संलग्न भुजाएं 12 सेंटीमीटर व 15 सेंटीमीटर हैं, तो इसका क्षेत्रफल होगा। एक आयत की संलग्न भुजाएं 15 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर हैं, इसका क्षेत्रफल होगा। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहां पर देखिए 15 गुणे 12 दिया हुआ है, तो यहां पर जो है इसका आप लोग आंसर फटाफट बताइए। देखिए काफी क्वेश्चन ऐसे हैं जो हल करने में आप लोगों को टाइम लग सकता है, इसलिए उनके आंसर हम खुद ही बता देते हैं और समझा देते हैं। बाकी जो आसान है वही आप लोगों के हल करने के लिए रखते हैं। तो यहां पर देखिए ये आसान क्वेश्चन आप लोग तुरंत जो है इसको हल करके बताइए। यहां पर देखिए पहला ऑप्शन है 180 वर्ग सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 90 वर्ग सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 27 वर्ग सेंटीमीटर, और चौथा है 360 वर्ग सेंटीमीटर।
तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 180 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि देखिए जो है 15 का 12 से गुणा करोगे तो 180 आ जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है, उसका विकर्ण होगा। एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है, उसका विकर्ण होगा। तो देखिए वर्ग का विकर्ण का फार्मूला होता है भुजा अंडर रूट 2। वर्ग के विकर्ण का फार्मूला होता है भुजा अंडर रूट 2। तो देखिए यहां से भुजा अंडर रूट 2 से आप जो है इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 6 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 6 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर और चौथा है 6 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहले हिंट भी दे दिया है कि भुजा अंडर रूट 2 होता है तो भुजा है 6 सेंटीमीटर और साथ में अंडर रूट 2 भी जुड़ जाएगा, तो इस प्रकार से 6 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, वर्ग 10 20 की उच्च सीमा होगी। तो देखिए वर्ग अंतराल में आप लोगों को पता होगा जो पहले संख्या दी हुई होती है उसको कहते हैं निम्न सीमा और जो बाद में दी हुई होती है उसको कहते हैं उच्च सीमा। तो यहां पर उच्च सीमा आप लोगों को बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 20, तीसरा ऑप्शन है 15 और चौथा ऑप्शन है 10 + 20। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं तो आप सब लोग सही ही आंसर दोगे। देखिए उच्च सीमा क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी, क्योंकि जो है जो लास्ट में संख्या दी हुई होती है उसको उच्च सीमा बोलते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग 30 40 का मध्य बिंदु वर्ग चिन्ह है। वर्ग 30 40 का मध्य बिंदु वर्ग है। देखिए पहले ऑप्शन सुन लीजिए, सही आंसर दीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को हल करके बताता हूं। तो देखिए पहला ऑप्शन है 35, दूसरा ऑप्शन है 70, तीसरा ऑप्शन है 30 और चौथा ऑप्शन है 40। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। देखिए इसको कैसे निकालना है, देखिए मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं कि जो दो संख्याएं दी हुई होती हैं उनको जोड़ करके और 2 से भाग कर देते हैं। तो यहां पर देखिए 30 और 40 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, और 70 का 2 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 35 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आयत चित्र में वर्ग अंतराल पर बने आयत का क्षेत्रफल समानुपाती होगा। देखिए पहला ऑप्शन है वर्ग अंतराल के, दूसरा ऑप्शन है वर्ग चिन्ह के, तीसरा ऑप्शन है वर्ग की बारंबारता के और चौथा ऑप्शन है वर्ग की संचयी बारंबारता के। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, वर्ग की बारंबारता के। आयत चित्र में वर्ग अंतराल पर बने आयत का क्षेत्रफल किसके समानुपाती होगा, तो वर्ग की बारंबारता के। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचयी बारंबारता वक्र को यह भी कहते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं, पहला ऑप्शन है तोरण, दूसरा ऑप्शन है आयत चित्र, तीसरा ऑप्शन है बारंबारता बहुभुज और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा तोरण। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वांग समता में समान त्रिभुजों में होता है। सर्वांग समता में समान त्रिभुजों में होता है। तो देखिए समान त्रिभुजों में क्या होता है, देख लीजिए, समान संगत कोण होते हैं, समान भुजाएं होती हैं, समान क्षेत्रफल होते हैं, या ये सभी होते हैं। यानी कि जब त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनमें क्या क्या चीजें समान होती हैं, ये यहां पर आप लोगों को बताना है। तो देखिए आप लोग फटाफट इसका सही आंसर बताइए, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूं। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। देखिए सर्वांगसम का मतलब होता है कि एक त्रिभुज के ऊपर अगर दूसरा त्रिभुज रखा जाए तो नीचे वाला त्रिभुज पूरा पूरा ढक जाना चाहिए, यानी कि उसकी प्रत्येक भुजा के ऊपर आनी चाहिए, पूरा पूरा ऊपर से जो है वो ढक जाना चाहिए, यानी कि नीचे वाला त्रिभुज हमें दिखाई नहीं देना चाहिए। तो कुल मिलाकर के यहां पर सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे, क्योंकि
जो समान संगत कोण है वो भी बराबर होंगे, यानी कि जो संगत कोण है वो भी बराबर होंगे, जो भुजाएं हैं सारी वो भी जो है बराबर होंगी, और जो उसका क्षेत्रफल है यानी कि जो दो त्रिभुज हैं दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल है वो भी समान होगा। तो ये सभी समान होंगे, तो ये जो द ऑप्शन है सही हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वांग समता की शर्तें हैं। तो देखिए सर्वांग समता की शर्तें हमको बताना है, इसकी शर्तें क्या होती हैं। तो देखिए यहां पर पहला ऑप्शन है SAS, दूसरा ऑप्शन है SSS, तीसरा ऑप्शन है AAS और फिर चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, ये सभी। तो देखिए SAS, SSS, AAS का मतलब क्या होता है ये भी आप लोगों को जानना जरूरी है। तो देखिए SAS का मतलब होता है साइड एंगल साइड, मतलब भुजा भुजा एंगल भुजा, यानी कि भुजा भुजा के समान होनी चाहिए, यानी कि दो भुजाएं समान होनी चाहिए और एक कोण। इसका मतलब सीधा सा होता है कि दो भुजा साइड साइड मतलब दो भुजाएं हो गई, और एंगल का मतलब एक कोण हो गया। तो देखिए दो कोण और दो भुजाएं और एक कोण बराबर होना चाहिए, या तो तीनों भुजाएं साइड 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 यानी कि तीन भुजाएं होती हैं, तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, या तो दो कोण और एक भुजा बराबर होनी चाहिए। पुनः एक बार सुन लीजिए, सर्वांग समता की शर्तें क्या होनी चाहिए कि या तो तीनों भुजाएं बराबर हों, या तो दो कोण एक भुजा बराबर हो, और या तो जो है दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो, तब वो त्रिभुज क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएंगे। तो इस प्रकार से जो है सर्वांग समता की शर्तें आप लोगों को पता हो गई होंगी। तो यहां पर SAS का मतलब आप लोग समझ ही गए, साइड एंगल साइड। तो इस प्रकार से ये जो द ऑप्शन है इसका ये एकदम राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है, समान कोणिक दो सरल रेखीय आकृतियां जिनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों कहलाती हैं। समान कोणिक दो सरल रेखीय आकृतियां जिनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं कहलाती हैं। तो देखिए मैं आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहूंगा कि सर्वांग सम और समरूप में अंतर अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आप लोग जो है चैट में लगे रहते हो लेकिन जो एक विशेष बात कोई बताई जाती है उसको उस टाइम ध्यान नहीं देते हो, और फिर वही बाद में जो है कंफ्यूजन बना रह जाता है और फिर कभी भविष्य में वो चीज सीख नहीं पाते हो। तो देखिए सर्वांग सम और समरूप में बहुत ज्यादा अंतर है, और इस अंतर को अभी से आप लोग समझ लीजिए, यानी कि दोनों में काफी डिफरेंस है और उस डिफरेंस को आपको अच्छे से समझ लेना है। यहां पर देखिए सर्वांग सम का आपको मतलब भले ही ना पता हो, लेकिन आप समरूप शब्द से देखिए इसका शाब्दिक अर्थ निकाल सकते हो। समरूप मतलब समान रूप, यानी कि एक जैसे, रूप मीन्स चेहरा, या जो है कह लीजिए सम मीन्स क्या हो जाएगा समान, और रूप मीन्स क्या हो जाएगा चेहरा, या देखने में जो एक जैसे हों उन्हें क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। यानी कि ये केवल यहाँ पर बात की जा रही कि सिर्फ देखने में एक जैसे हों, ये नहीं कहा गया है कि बराबर हों। यानी कि मान लीजिए अगर त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज में क्या होगा, जैसे मान लीजिए एक इस तरीके से त्रिभुज बना हुआ है और एक इस तरीके से त्रिभुज बना हुआ है, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। एक वृत्त देखिए ऐसे बना हुआ है और एक वृत्त ऐसे बना हुआ है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप वृत्त हो जाएंगे। लेकिन सर्वांग सम में ऐसा नहीं है। सर्वांग सम में क्या होता है, तो देखिए सर्वांग सम में देखिए कोई त्रिभुज एक त्रिभुज के समरूप सर्वांग सम कैसे हो सकता है, तो देखिए सर्वांग सम तभी होगा जब इसी के ऊपर वो त्रिभुज रखा जाए और इस त्रिभुज को पूरा पूरा इस तरीके से ढक ले। देखिए इस तरीके से पूरा पूरा ढक ले, यानी कि उसी के ऊपर रखा जाए, तो फिर नीचे वाली आकृति हमको दिखाई नहीं देनी चाहिए, तो वो होगा सर्वांग सम। कहने का मतलब आप ये कह सकते हैं कि दो त्रिभुज सर्वांग सम तभी होते हैं जब उनकी तीनों भुजाएं बराबर हों, यानी कि एक त्रिभुज की जो है भुजाएं दूसरे त्रिभुज के बराबर हों, या तो दो कोण बराबर हों और एक भुजा बराबर हो, या दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो, या तो तीनों भुजाएं बराबर हो। ये सर्वांग सम की कंडीशन होती है, या कह लीजिए कि ये इसकी शर्तें होती हैं। तो ये आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिए।
तो सर्वांग की जो शर्तें हैं वो क्या हो जाएंगी, या तो दो कोण एक भुजा बराबर हो, या एक कोण दो भुजा बराबर हो, या तो तीनों भुजाएं बराबर हों। और समरूप का मतलब क्या होता है, जो देखने में एक जैसे हों तो वो समरूप हो जाते हैं। यहां पर बात करते हैं, देखिए समान कोणिक दो सरल रेखीय आकृतियां जिनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों वो कहलाती हैं। तो देखिए वो क्या कहलाती हैं, तो इसका ऑप्शन आप लोगों को बताना है, सर्वांगसम, अध्यारोपण, समरूप, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए फटाफट। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, समरूप। देखिए समरूप की एक कंडीशन होती है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं एक दूसरे के समानुपाती होती हैं, ये कल के ही वीडियो में मैं बता चुका हूं। और उसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है √2, √4, देखिए 0.4 है, फिर √0.2 है, में परिमेय संख्या है। तो देखिए परिमेय संख्याएं कभी पॉइंट में होती हैं, लेकिन जब देखिए पॉइंट में जो है पॉइंट के बाद संख्याएं जो है क्लियर हों, यानी कि जैसे पॉइंट के बाद जैसे 2.1 लिखा है तब ये परिमेय संख्या होगी, 2 लिखा है तब परिमेय संख्या होगी। लेकिन जब मान लीजिए कि इस तरीके से डॉट 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 इसके बाद लगा हुआ तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी, यानी कि संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाए तब समझ लीजिए कि वो परिमेय संख्या होगी, अन्यथा नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर देखिए हमको परिमेय संख्या छांटनी है इन संख्याओं में से, तो आप लोग छांट करके बताइए। देखिए पहला ऑप्शन है √4, दूसरा ऑप्शन है √2, यहाँ पर है फिर तीसरा ऑप्शन 0.4 है रूट के अंदर, फिर 0.2 है रूट के अंदर। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, √4। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 33.328 में अंक 2 का स्थानीय मान होगा। पुनः एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, 33.328 में अंक 2 का स्थानीय मान होगा। तो देखिए आप लोगों को जो है पॉइंट के बाद स्थानीय मान हो सकता ना आता हो, तो यहाँ पर क्लियर कर लीजिए कि कैसे इसको निकालना है। उससे पहले जिन लोगों को आता है वो लोग ऑप्शन सुन लें और आंसर दें, उसके बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो देखिए पहला पॉइंट है इसका, ये पहला ऑप्शन है, कह लीजिए 20, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 0.02 और चौथा ऑप्शन है 0.2। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 0.02। तो देखिए स्थानीय मान पॉइंट के बाद कैसे निकालते हैं, तो जैसे यहां पर देखिए पॉइंट के बाद वाले 3 का अगर स्थानीय मान हमको निकालना होता तो हम क्या करते, 3/10 कर देते, यानी कि 3 का 10वां भाग जो होगा वो 3 का स्थानीय मान होगा। इसी प्रकार 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 2/100 भाग, यानी कि 2 का 100वां भाग होगा। इसी तरीके से 8 का स्थानीय मान निकालना हो तो 8/1000 होगा, यानी कि जो है 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 0 यानी यहां पर पहले पॉइंट लगा देंगे और 008 हो जाएगा। और 2 का निकालना हमको तो क्या हो जाएगा, 0.02 हो जाएगा। और 3 का क्या हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप पॉइंट के बाद कोई भी संख्या हो तो उसका आसानी से स्थानीय मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 0.02, यानी कि इसका जो सा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोग क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लीजिए और उसका जो आंसर है वो भी आप लोग अच्छे से सुन लीजिए, क्योंकि कुछ लोग बोर होने लगते हैं, क्योंकि मैं ज्यादा समझाने के चक्कर में पड़ जाता हूं जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए और भविष्य में उसको कभी भूले ना। लेकिन कुछ लोग जो है बोर होने लगते हैं कि सर जल्दी जल्दी पढ़ाइए। तो देखिए जल्दी पढ़ाने का कोई मतलब नहीं, पूरा वीडियो खत्म हो जाए और आपको कोई चीज का पता ना हो पाए तो उससे भी कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप लोग आराम से पढ़िए, यानी कि 1 घंटे या आधे घंटे का टाइम बर्बाद करिए तो कम से कम उसमें 2-4 क्वेश्चन आपको सीखने को तो मिले। तो इसलिए आप लोग अच्छे से सुनिए और जो है कभी बोरियत ना महसूस करिए, यानी कि जो है ये नहीं कि कोई चीज अच्छे से समझाई जा रही तो आप ये सोचिए कि ये टाइम वेस्ट हो रहा, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। देखिए समझना जरूरी है
और जब समझोगे नहीं, केवल आप क्वेश्चन जो है ऐसे जो है आप देखते चले गए, सिर्फ आपको जो है सही ऑप्शन बता दिया गया, तो उससे कोई मतलब निकलने वाला नहीं है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट होंगे यहाँ पर जो सिर्फ गेस करके जो है आंसर बता देते होंगे, तो उससे कोई जो है मतलब नहीं है। देखिए गेस हमेशा सही नहीं होता, हो सकता है यहाँ पर आपका गेस सही हो जाए, लेकिन गेस हमेशा सही नहीं होता है। लेकिन वही क्वेश्चन जब आपको जो है लगाना पता हो जाएगा, आपके नॉलेज में हो जाएगा, तो उसको आप जो है हमेशा के लिए कर सकते हैं, और जो है उसको पेपर में भी आ जाएगा, तो आप उसका सही ऑप्शन ही चुनेंगे, फिर वहां पर आपको गेस नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 2x की पावर, देखिए 2 की पावर x प्लस 1 है, सॉरी 2 की पावर x प्लस 1 बराबर 16, तो x का मान होगा 2 की पावर x प्लस 1 बराबर 16, तो x का मान होगा, यानी कि यहाँ की 2 की पावर में x प्लस 1 दिया हुआ है और बराबर 16 दिया हुआ है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इस रूप में लिख लेंगे। देखिए 2 की पावर x प्लस 1 दिया हुआ है, और यहाँ पर देखिए बराबर में क्या दिया हुआ, 16 दिया हुआ, तो 16 को भी हम 2 की पावर में लिख लेंगे। तो देखिए 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 2 की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम घातों की तुलना कर देंगे, यानी कि देखिए बेस समान है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर घातों की तुलना कर देंगे। तो घातों की तुलना करने पर क्या होगा, x प्लस 1 बराबर 4 हो जाएगा। यहाँ पर x प्लस 1 बराबर 4 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 माइनस का 1 हो जाएगा, और देखिए 4 में से 1 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से x की वैल्यू 3 निकल आएगी। तो यहाँ पर देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/8 माइनस 3/8 प्लस 2/8 और फिर भागे 1/4 का 1/2 का मान होगा, यानी कि इसका मान क्या होगा। देखिए कोई कोई क्वेश्चन आप लोगों को हम बताने का मौका भी नहीं देते हैं और जो है समझाने लगते हैं। तो देखिए बीच में जितनी देर में हम समझाते हैं, तो जिन लोगों को आता है वो ना समझें भले ही, उसका आप लोग फटाफट आंसर दे दिया करें, और जिन लोगों को नहीं आता तो वो अच्छे से समझ लिया करें, यानी कि गेस करने से फिर कोई मतलब नहीं है। और जिन लोगों को आता है तो फट से जो है उसका सही आंसर जो है हल करके दिया करें। तो यहाँ पर देखिए 41 नंबर का क्वेश्चन है, 1/8 माइनस 3/8 प्लस 2/8 भागे 1/4 का 1/2 का मान होगा। तो देखिए यहाँ पर इसको कैसे हल करना है, तो यहाँ पर देखिए पहले का को हल करते हैं, यानी कि बोर्डमॉस रूल के हिसाब से चलेंगे। तो सबसे पहले क्या हल करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट है नहीं तो ऑफ को हल करेंगे, यानी कि का को हल करेंगे। तो यहाँ पर का मतलब गुणा होता है, तो इतने को अगर हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 4 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। और फिर देखिए दूसरे नंबर पर किसको हल करेंगे, भाग को हल करेंगे। तो देखिए भाग को हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए अब इसको हल करेंगे, यानी कि 2/8 को, और यहाँ पर 1/8 हो जाएगा। तो इस 1/8 को बीच में देखिए भाग का चिन्ह है, उसको गुणे के चिन्ह में चेंज करके 8/1 कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर इतने में देखिए कितना बचा, केवल जो है इतने को हल करके 2 बचा। अब 2 बचा तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस प्लस जोड़ देंगे और उसमें से माइनस वाला घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए कैसे हल करेंगे, यहाँ पर देखिए 1/8 है तो 1/8 लिख लेंगे, और फिर प्लस 2 है तो प्लस 2 लिख लेंगे, और फिर -3 है तो -3/8 है तो -3/8 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस देखिए 8 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 8 दूना 16, यानी कि यहाँ पर 16 हो जाएगा, और प्लस जो है माइनस का 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए क्या हो जाएगा, 1 और फिर जो है 8 दूनी 16, यानी कि प्लस का 16 और जो है माइनस का 3 और बटे 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 17 में से 3 गया तो कितना बचा, तो 17 में से 3 जाएगा तो बचेगा 14, और 14/8 हो जाएगा। अब इसको सरल कर लेंगे तो देखिए 2 सते 14 हो जाएगा, और 2 चौको 8 हो जाएगा, यानी कि 7/4 हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए
इसका जो सा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर है इसमें दा दिया हुआ है सही है, लेकिन देखिए दा किसी भी तरीके से आंसर नहीं आ रहा, तो इसका जो सा ऑप्शन है वही सही होगा। तो इसका मतलब इसका जो दा ऑप्शन है वो गलत दिया हुआ है बुक में, तो आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। जिन लोगों के पास पवन की बुक है तो उसमें देखिए इसका दा ऑप्शन सही है। बाकी आप लोग भी इसको हल करके बताना कि इसका आंसर कितना आएगा, क्योंकि आप लोग भी मतलब भर की पढ़ाई कर चुके हो, यानी कि क्वालिफिकेशन में लगभग लगभग हमारे बराबर ही पहुंचने वाले हो, तो इसलिए जो है आप लोग भी इसको हल करके और जो है जरूर बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हैं तो त्रिभुज होगा। एक त्रिभुज की भुजाएं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हैं तो त्रिभुज होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट इसका आंसर बताइए। समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, त्रिभुज संभव नहीं है। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, त्रिभुज संभव नहीं है। देखिए इसका जो द ऑप्शन है क्यों सही होगा, क्योंकि देखिए एक भुजा आप 2 सेंटीमीटर की खींचोगे, एक 3 सेंटीमीटर की खींचोगे, तो इसके बीच में जो ये भाग है ये 5 सेंटीमीटर का नहीं होगा। तो इसलिए जो है जो ये 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का जो त्रिभुज है भुजाओं वाला, ये बनाना संभव नहीं है। तो इसका मतलब इसका जो द ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर और एक तरीके से बना सकते हो, जैसे 5 सेंटीमीटर का इस तरीके से खींचे, उसके बाद फिर यहां पर 2 सेंटीमीटर का खींचे और यहां पर 3 सेंटीमीटर का इस तरीके से खींचोगे तो जो है यहां पर त्रिभुज नहीं बनेगा। क्योंकि आप लोग इस तरीके से देख सकते हो, देखिए ये 5 सेंटीमीटर की रेखा है और अगर इस तरीके से करोगे, इतना भी करोगे तब भी जो है कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी कि दोनों की नाप एक्स्ट्रा हो जाएगी। जबकि यहाँ पर 2 और 3 को जोड़ोगे तो 5 के बराबर ही होगा। यानी कि इस तरीके से आपका त्रिभुज अगर बनाओगे तो दूसरी भुजा भी मिला करके इसी पर आ जाएगी, यानी कि दोनों भुजाओं को जोड़ करके और पहली भुजा के बराबर हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए 2 और 3 को जोड़ेंगे तब भी 5 आता है और यहाँ पर दूसरी भुजा 5 हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो है बनाना संभव नहीं है। तो इसका जो द ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्याओं 10, 65 एवं 91 का लघुत्तम समापवर्त है। देखिए कल के क्वेश्चन में आप लोगों को हल करवाया गया है, तो इसका आंसर आप लोग फटाफट बताइए। इसको मैं यहाँ पर बताऊंगा नहीं, आप लोग ही आंसर इसका हल करके बताइए, क्योंकि कल के पेपर में ही इसको सॉल्व करवाया गया है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है 130, दूसरा ऑप्शन है 650, तीसरा ऑप्शन है 910 और चौथा ऑप्शन है 1000। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 910। 910 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। ये भी देखिए कल के पेपर में ही, यानी कि 2016 के पेपर में ही हल करवाया गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट इसका आंसर बताइए और इसको रट भी लीजिए। ये भी मैंने बताया था, क्योंकि ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो ये आपकी परीक्षा में आ सकता है फिर, तो इसलिए आप लोग इसको रट लीजिए। देखिए पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 20, तीसरा ऑप्शन है 111 और चौथा ऑप्शन है अनंत। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अनंत। दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं अनंत खींची जा सकती हैं या अनंत होती हैं कह लीजिए। फिर देखिए यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, 3 + 2 × 7 का मान होगा। 3 + 2 × 7 का मान होगा। ये भी देखिए 2016 में बहुविकल्पीय क्वेश्चन में क्वेश्चन आया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए इसके ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है 3 × 7 - 2 × 7, फिर दूसरा ऑप्शन है 3 × 7 + 2 × 7 और फिर 3 × 7 + 2 और 3 + 2 × 7। इन चार ऑप्शन में आप सही ऑप्शन इसका टिक करिए।
तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभी कल के पेपर में ही इसको सॉल्व करवाया गया है, तो इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि ये जोड़ पर गुणा का वितरण नियम हो जाएगा। जोड़ पर गुणा का वितरण नियम हो जाएगा और उसके जो है सहायता से ये इतना हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। x माइनस 7 और x प्लस 9 का गुणनफल है। ये भी 2016 का ही पेपर है, यानी कि कल के पेपर में इसको भी हल करवाया गया है। x माइनस 7 और x प्लस 9 का गुणनफल है, तो इसको आप लोग हल करके तुरंत बताइए। देखिए मैं ऑप्शन आप लोगों को बता रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स माइनस 63, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 16 एक्स माइनस 63, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63, और फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 63। तो इसका सही ऑप्शन आप लोग बताइए। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर, सॉरी द ऑप्शन नहीं, सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का आधार होगा। ये भी देखिए क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, यानी कि कल ही ये भी हल करवाया गया है। सारे क्वेश्चन लगभग जो है कल के वीडियो से ही रिलेटेड हैं। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। देखिए पहला ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 8 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 6 सेंटीमीटर, और चौथा ऑप्शन है 3 सेंटीमीटर। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 12 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परिमेय संख्या -4/9 से छोटी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या -4/9 से छोटी परिमेय संख्या है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी देख लीजिए 2016 का ही है, लेकिन जो है ये कल के वीडियो में बताया नहीं गया है, क्योंकि ये देखिए सेकंड सेट का है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है सेकंड सेट, तो यहाँ पर देखिए सेकंड सेट का है, तो इसलिए ये अभी नहीं बताया गया, क्योंकि कल के वीडियो में हमने जो है 2016 का जो है फर्स्ट सेट बताया है, और जो है सेकंड सेट मैं आप लोगों को 1-2 दिन में बता दूंगा। तो यहाँ पर देखिए ये सेकंड सेट का है, इसलिए अभी कल के वीडियो में ये क्वेश्चन नहीं बताया गया। फिर भी आप लोगों को अगर आता हो तो इसका जवाब जरूर दीजिए। तो देखिए परिमेय संख्या -4/9 से छोटी परिमेय संख्या है। तो देखिए पहले ऑप्शन आप लोग सुन लीजिए, -1/9, फिर दूसरा ऑप्शन है 0.2/9, और फिर 4/9, और फिर है चौथा ऑप्शन -7/9। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए द ऑप्शन कैसे सही होगा ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए ये सही इस प्रकार से होगा, क्योंकि जो संख्या देखिए माइनस में जितना ही बड़ी होती है वो उतना ही छोटी होती है। ये आपको मान के चलना है और यही जानना भी है, क्योंकि यही सत्य भी है। देखिए जो संख्या माइनस में जितनी बड़ी होती है वो उतनी ही छोटी होती है, और जो है जितनी छोटी होती है वो उतनी ही बड़ी होती है। ये मान करके चलना। जैसे -2 और -3 लिखा है, तो यहाँ पर आपको 3 को बड़ा नहीं कहना है, यहाँ पर आपको 2 को बड़ा करना है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को संख्या रेखा के हिसाब से चलना है, यानी कि संख्या रेखा पर देखिए इस तरीके से होता है। जैसे यहाँ पर 0 है तो इस तरीके से यहाँ पर -1 हो जाता है, और फिर यहाँ पर -2 हो जाता है, और फिर यहाँ पर देखिए -3 हो जाता है। इस तरीके से क्रम चलता है। तो यहाँ पर देखिए जो -1 है वो सबसे बड़ी संख्या है। फिर देखिए उससे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी, और फिर उससे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी। देखिए देखने में तो -3 बड़ा लग रहा है -1 से, लेकिन है क्या, वो -3 जो है वो -1 से छोटा है। तो इस प्रकार से जो संख्या जितनी जो है छोटी होगी माइनस में, वो संख्या उतनी बड़ी मानी जाएगी, और जो जितनी बड़ी होगी वो उतना ही छोटी मानी जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है बटे में देखिए हर जो है वो दोनों में समान है, और ऊपर देखिए क्या है, ऊपर जो है माइनस का यहाँ पर 7 है, और यहाँ पर
4 है, तो यहाँ पर ये संख्या क्या हो जाएगी, छोटी संख्या हो जाएगी। तो इसका जो द ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16, 32 और 64 का लासा है। तो यहाँ पर आप लोगों को लासा बताना है। तो देखिए ये भी जो है सेकंड सेट का ही क्वेश्चन है, यानी कि कल के वीडियो में ये भी नहीं बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए 16, 32 और 64 का लासा बताना है। तो आप लोग फटाफट इसका आंसर बताइए। देखिए पहला ऑप्शन है 64, दूसरा ऑप्शन है 32, तीसरा ऑप्शन है 16 और चौथा ऑप्शन है 8। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है सही हो जाएगा 64। देखिए 16, 32 और 64 के टेबल में देखना है कौन सी ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो तीनों में आ रही है। तो देखिए 64 एकम 64 हो जाएगा और 32 दुना 64 हो जाएगा और देखिए 16 दुना 32 और 16 16 16 32 16 48 16 चौको 64, यानी 16 का अगर 4 बार टेबल पढ़ोगे तो 64 हो जाएगा। तो 16 चौको 64, 32 दुना 64 और 64 एकम 64। तो इस प्रकार से देखिए 64 एक ऐसी संख्या जो तीनों के टेबल में आ रही है, सबसे पहले आ रही है। तो इस प्रकार से जो है 64 ही हमारा क्या हो जाएगा, लाशा हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण 1.5y माइनस 7 बराबर 0.5y का हल है। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, y का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही आसानी से इसको किया जा सकता है। उससे पहले आप लोग हल करके जो है इसका आंसर बताइए। मैं आप लोगों को ऑप्शन बता दे रहा हूँ। देखिए पहला ऑप्शन है 3.5 और दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 2। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे इसको करेंगे, यहाँ पर देखिए इसको इधर ही रखेंगे और 7 को इधर भेज देंगे, यानी कि दूसरी तरफ। तो 7 हो जाएगा प्लस का और जो 0.5y है इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। तो देखिए ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि जो है 1.5 में से यहाँ पर देखिए 0.5 यानी कि आधा y घट जाएगा, यानी कि 1.5y में से आधा y घट जाएगा। तो कितना बचेगा, 1y बचेगा और 1y लिखा नहीं जाता इसलिए क्या बचेगा, केवल y बचेगा। पुनः एक बार समझ लीजिए, देखिए इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का देखिए आधा y लिखा हुआ तो माइनस का आधा y हो जाएगा और यहाँ पर देखिए क्या है 1.5y है। तो यहाँ पर देखिए 1.5 में से आधा अगर घट जाएगा तो 1 बचेगा। तो यहाँ पर 1y हम लिख लिए हैं और इस 7 को क्या करेंगे, इस 7 को इधर पक्षांतर करेंगे तो इधर ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी कि y बराबर 7 हो जाएगा। तो इसका जो बा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, y फिर ब्रैकेट में है z माइनस एक्स और फिर प्लस z और ब्रैकेट में x माइनस वाई फिर प्लस एक्स वाई माइनस का z है का हल है। यहाँ पर देखिए हमको क्या करना है, x y और z के जो है अंदर गुणा करके और फिर जोड़ घटा लेना है, फिर जो आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 0, यानी कि इसको आप जब हल करोगे यानी कि इनका अंदर गुणा करोगे तो एक प्लस का एक माइनस का एक प्लस का एक माइनस का इस तरीके से जो है संख्याएं आ जाएंगी और फिर एक दूसरे से लास्ट में कट जाएंगी। तो इस प्रकार से हल करने पर 0 हमारा आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है और आधार 15 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की संगत ऊंचाई होगी, त्रिभुज की संगत ऊंचाई होगी। देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है और आधार दिया हुआ, त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर ये फार्मूला लगाना है और इसको हल कर लेना है। तो फटाफट इसका आंसर आप लोग बताइए। देखिए पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 9। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। देखिए जो है क्या हो जाएगा इसका जो है फार्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो ऊंचाई को देखिए जब एक तरफ रखेंगे
तो यहाँ पर देखिए जो 15/2 है उसको इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो है 15/2 को इधर जब लाएंगे तो जो है 2 45 के साथ में गुणा करेगा और बटे में 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 15 तिया 45 यानी कि 2 गुणे 3 हो जाएगा और 3 का 2 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 6 ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। दोस्तों यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।